उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक पीटरहॉफ में हुई, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम की प्रदेश में अपनी एक साख है। निगम की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित किया जाएगा और आय के साधन बढ़ाने को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा निगम की बैठक में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने पर भी सहमति बनी। निदेशक मंडल की बैठक में सरकार द्वारा जारी किया गया 3% डीए तत्काल प्रभाव से जारी करने की सहमति जताई गई है। उस नज़रिए से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्शन दिए हैं और एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की जा रही है, जो कि ये देखेगी कि संसाधन कैसे अर्जित किए जा सकते हैं। सेकेंडली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति जो है वो आज जो फैसला सरकार का कि सभी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाना है, तो उसके तहत जो है पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए जो है विधिवत मंजूरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी है। और जो एक्स ग्रेशिया है हमारा कर्मचारियों का, उसको भी आज हमने बढ़ा दिया है। रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए 55,000 से इसको बढ़ा के 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को 35,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपया किया गया है। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट के खर्चे वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं और इसलिए जो वर्किंग कैपिटल है जो हमारी जो 60 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 100 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और जो है एमडी और हमारे जो यहाँ पे खर्चे करेंगे उनके लिए लिमिट को जो है एनहांस कर दिया गया है। और डिजिटल के युग को जो है वो अब प्रमोट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स वगैरह को या ऑनलाइन बुकिंग करने वगैरह की जो प्रणालियां हैं उसको कैसे आने वाले समय में मजबूत करना है, तो उस पर काम हो रहा है। और ई बसेस को जो है कैसे आगे बढ़ाना है, तो कुल मिला के साल के दौरान जो है हम लगभग 556 बसेस को प्रोक्योर करने की एक कार्य योजना। धर्मशाला में बेहतर पेयजल व्यवस्था को लेकर एक नई पहल की जा रही है। शहर और आसपास ऐसे करीब 50 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां सभी के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, जिससे लोगों को प्लास्टिक बोतल बंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी सहूलियत होगी। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने ये बात मंगलवार को धर्मशाला में जल शक्ति भवन का शिलान्यास करते हुए कही। साथ ही कहा कि 2.22 करोड़ रुपए से बनने वाला जल शक्ति विभाग का ये कार्यालय भवन 3 मंजिला होगा, जिसमें स्थापत्य कला और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उचित समायोजन होगा। जल शक्ति विभाग के नए भवन का शिलान्यास हुआ है और जो इसकी यहाँ पर पुराना भवन है, ये लगभग 45 साल पुराना था और जर्जर हालत में था। अब ये नया भवन जो है 2 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बन के तैयार होगा। चीफ इंजीनियर ऑफिस और जो एससी ऑफिस है वो इससे चलेंगे और विभाग को मैंने कहा है कि जो इसकी छत पड़ेगी उसको पूरा सोलर की पैनलिंग से छत बनाएं, ताकि जो ग्रीन एनर्जी है उसका भी दोहन हो। और क्योंकि हम सेस्मिक जोन पर हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर कभी ऐसी कोई आपदा आए, तो अगर हम सोलर की रूफिंग की तरफ जाएंगे
तो अगर पीछे से सप्लाई बंद भी हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में ये एक अपने आप में पूरे शहर के लिए अगर कुछ एक भवन हम तैयार कर देंगे तो बैकअप रहेगा। देखिए, धर्मकोट के पास हमारे पास भूमि उपलब्ध है। वहाँ हेलीपैड की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि सड़क पर कंजेशन रहता है और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर कभी इवैक्यूएशन करना हो तो उसके लिए भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें अपना जो ये इलाका है धर्मशाला का खास तौर पर इसमें तैयार करना होगा भविष्य को दृष्टि में रखते हुए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पर्यटन की दृष्टि से फिर सेसमिक जोन है तो इवैक्यूएशन करनी उस दृष्टि से, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर क्वालिटी टूरिस्ट आए और उनकी आय बढ़े। जो स्थानीय लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे होम स्टे वाला है, होटल वाला है, टैक्सी वाला है या वहाँ काम करने वाले, तो उनको भी जो है वो आय के साधनों में वृद्धि हो, इस दृष्टि से। टीबी उन्मूलन को लेकर शिमला के उपायुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। एडीसी शिमला शिवम प्रताप सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। एडीसी ने बताया कि सभी अधिकारियों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष टीबी से जिला शिमला में 45 मौतें हुई हैं। शिमला में अभी 777 टीबी के मरीज उपचार करा रहे हैं, जबकि इस वर्ष 25 लोगों की मौत टीबी से हुई है। मौत के आंकड़ों को कम करने और लोगों को टीबी जैसे जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को गांव के स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो भारत सरकार है वो जो नेशनल टीबी कैंपेन है, जिसके द्वारा हमारी कोशिश ये है कि सभी हमारी पंचायतें टीबी मुक्त हों, उसके लिए प्रयास है। इसमें सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये भी निर्देश हैं कि सभी विभागों को अलग अलग जॉब दी गई है, अलग अलग कार्य दिए गए हैं जिसकी अनुपालना होनी है। उसके लिए सभी जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन, जिसके द्वारा जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण होता है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि 100% इम्यूनाइजेशन हो। इसके लिए जो मुख्य एजेंसी हमारी रहेंगी वो प्रधान, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर रहेंगे। साथ ही मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया करके टीबी को बड़े सीरियसली लें। अगर आप इसका डेथ रेट देखें तो बहुत ज़्यादा हाई है। पिछले वर्ष जो हमारा ज़िला शिमला है उसमें करीब 45 लोगों की डेथ हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा अनुरोध ये है जिला प्रशासन की तरफ से कि जो भी लोग जिनको खांसी की समस्या है 15 दिन से अधिक, वो कृपया करके अपना सैंपल दें, जांच ज़रूर कराएं। इस बीमारी को जितनी जल्दी आप इसके ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ये बीमारी उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और आप जितना इसमें डिले करेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और रेजिस्टेंट नहीं भी होंगे तो उस बीच में काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। इसी अनुरोध के साथ हमारा जिला प्रशासन का और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी विभागों का ये प्रयास है कि 2025 तक जो हमें सभी पंचायतों को टीबी मुक्त करना है, उसमें हम प्रयासरत हैं। और ज़रूर हमें, अगर पूरी जनता इस बात में हमारा साथ देगी तो हम ज़रूर इसमें सफल होंगे। जिला में क्या स्थिति है सर? अभी अगर जिला की बात करें, क्या जो अभी तक का डेटा है, जो हमारे पास अभी जो है अराउंड 777 जो लोग हैं वो इस टाइम पे टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और अभी तक अराउंड 25 डेथ्स इस। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से पीजीआई रेफर होने वाले गंभीर मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब मरीजों को पीजीआई ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब आईजीएमसी से पीजीआई के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ये सेवा एक संस्था द्वारा शुरू की गई है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। ये निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा महीने में 6 दिन शुरुआती तौर पर चलेगी और आगे जैसे जैसे मरीज रहेंगे ये सेवा बढ़ाई जाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि नोफल संस्था ने आईजीएमसी से पीजीआई के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इससे उन गंभीर मरीजों को लाभ मिलेगा जो परेशान होते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ नोफल वेलफेयर एसोसिएशन पूरी टीम को और इसके जो अध्यक्ष हैं सरदार गुरमीत जी को, कि आज जिस तरह से वो समय पर जो है वो
समाज हित में कार्य करते रहते हैं। आज उन्होंने एक नई शुरुआत की है। उसके अंतर्गत जो भी सीरियस मरीज आईजीएमसी में है उसको रेफ़र किया जाता है बाहर पीजीआई या अन्य हॉस्पिटल में। तो आज एक एम्बुलेंस सर्विस इन्होंने स्टार्ट की है जो महीने में 4 बार आईजीएमसी से चलेगी, और जरूरत पड़ी तो मैंने इनको कहा है कि आप महीने में 5-10 बार या हफ्ते में 2-3 बार भी उसको चलाइए, क्योंकि केवल ज़रूरतमंदों को जो ज़रूरत होती है। तो उसकी मैंने शुरुआत की है। फ्री निःशुल्क जो है वो सेवा यहाँ आईजीएमसी से पीजीआई तक रहेगी, और उसका जो गरीब मरीज होते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो नोफल वेलफेयर एसोसिएशन है समय समय पर, और चाहे फ्री लंगर सेवा यहाँ पर आईजीएमसी में हो या दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला में हो, पीजीआई चंडीगढ़ में हो, चाहे निःशुल्क रहने की व्यवस्था हो, ये संस्था करवाती रहती है। गरीब जो कन्या है उनकी शादी करवाने की बात हो, कोविड में जो है वो असहाय लोगों को जो है फ्री भोजन देने की बात है। हर एक तरह के जो वेलफेयर के जो काम हैं वो ये संस्था करती रहती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भगवान की पूजा हम करते हैं और भगवान और को मानने वाले ये कहते हैं कि मानवता की सेवा ही भगवान तक जो है वो इंसान को पहुँचाती है, और इस तरह का काम अगर कोई संस्था कर रही है वो नोफल वेलफेयर एसोसिएशन कर रही है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गर्मियों के साथ साथ अब वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है। इस समय में जल जनित रोगों जैसे डायरिया इत्यादि के फैलने की आशंकाएं रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग जिला सिरमौर 5 वर्ष तक के बच्चों के घरों में जिंक की गोलियां और ओआरएस पैकेट्स वितरित कर रहा है, और साथ ही लोगों को जल के प्रयोग, हाथ धोने, स्वच्छता के बारे में जागरूक भी कर रहा है। यह अभियान 15 जून से आरंभ किया जा चुका है और घरों से लेकर झुग्गी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मंथली रिव्यू बैठक थी बीएमओस के साथ और एसएमओ इंचार्जेस के साथ। इसमें बड़े विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की गई, लेकिन विशेषतः गर्मियां चल रही हैं, डायरिया का सीज़न, बरसात आने वाली है, डायरिया का सीज़न आने वाला है, और डायरिया के कैंपेन हमारी 15 दिन की 15 जून से लेकर 30 जून तक चल भी रही है, जिसमें हम 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके घरों में 2-2 ओआरएस के पैकेट और जिंक की गोलियां पहले से ही रखेंगे, ताकि अगर उन्हें डायरिया होता है तो उन्हें तुरंत इलाज दिया जा सके। सरकार का ये लक्ष्य है कि डायरिया से कोई भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और उसी के अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं। घर घर जाकर जब ओआरएस का पैकेट देते हैं, जिंक की गोलियां देते हैं, तो हम लोगों को इस बात के लिए शिक्षित भी करते हैं कि डायरिया से कैसे बचा जा सकता है और डायरिया होने पे उन्हें क्या एक्शन लेना है। जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, जो बेघरबार लोग हैं, उन तक अवश्य पहुंचा जाए और उनकी सहायता अवश्य की जाए। जो सबसे गरीब लोग हैं वही वंचित रह जाते हैं सरकार के कार्यक्रम से भी, तो उन तक अवश्य पहुंचा जाए और उन्हें सारी सुविधा। जिले में स्वरोजगार योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों से संबंधित ऋणों को सभी बैंक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत दें, ताकि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के साथ साथ ग्रामीण आर्थिकी को दृढ़ किया जा सके। ये निर्देश जिला स्तरीय बैंक सलाहकार और उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला स्तरीय बैंक सलाहकार और समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों की ऋण संबंधी कठिनाइयों को सभी बैंक प्राथमिकता के आधार पर हल कर उन्हें ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर समिति की बैठक जो है वो जिला ऊना में की गई है, जिसमें सभी जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और प्राइवेट बैंक हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी बैंकों के माध्यम से योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उनकी समीक्षा की गई है। इसमें मुख्यतः जो हमारे रोजगार के कार्यक्रम हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, हिमाचल सरकार का भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है, उनकी समीक्षा की गई है। और साथ में जो हमारा
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का प्रोग्राम है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह को जो है वो हम ऋण की कंसेशनल ऋण की सुविधा देते हैं, उसकी समीक्षा की गई। इसमें सभी बैंक्स ने जो पिछले वर्ष का हमारे टारगेट्स रहे हैं वो ज़िले के पूरे हुए हैं। उसके लिए मैं सभी बैंकर्स को जो है वो बधाई देता हूँ। और इस वर्ष के जो हमारे टारगेट्स हैं, NRLM में 19 करोड़ का ऋण का टारगेट है, और जो हमारे रोज़गार सृजन के कार्यक्रम है उसमें 300 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। इसको लेके विस्तार चर्चा हुई है, और सभी बैंकर्स किस प्रकार अपने रोल को आजीविका के सेक्टर में बढ़ाएं, उस पर हमने जो है वो प्लान तैयार किया हुआ है। आने वाले इस वर्ष में जो है पिछले वर्ष के अनुपात में इन दोनों ही सेक्टर्स में हम ऋण की सुविधा। नगर परिषद ऊना, मेहतपुर, बसलेहा और संतोषगढ़ के मनोनीत पार्षदों को आज एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व विधायक ऊना सतपाल सिंह रायजादा और बाबा अमरजीत सिंह बेदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। एसडीएम ने मनोनीत पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि नगर परिषद को उनके अनुभव का काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने मनोनीत पार्षदों से पूरी लगन, जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि इन शहरी निकायों के विकास को गति मिल सके। में अपने विकास कार्य जो है उनको आगे लेकर आए, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो इनके ऊपर अटूट विश्वास है उसको ये पूरा करें, क्योंकि ये इनको एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है। तो इन सभी पार्षदों को ये सोचना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में इनको चुना गया है अपने अपने क्षेत्रों में सही तरीके से निर्वाह। युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक में होने जा रहा है। अधिवेशन में देश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व शामिल होगा, जिसमें युवाओं के मुद्दों के साथ महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों पर चर्चा की जाएगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया कि अधिवेशन में देश भर से जिला अध्यक्ष और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व शामिल होगा। इसमें केंद्र सरकार की गलत नीतियों का घर घर जाकर खुलासा किया जाएगा। साथ ही बेहतर भारत की बुनियाद नाम से यह अधिवेशन होगा। आज का जो प्रेस वार्ता का जो विषय था वो राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर था। कुछ दिन पहले भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग हुई थी, जिस अधिवेशन का नाम रखा गया था बेहतर भारत की बुनियाद। आज हिमाचल प्रदेश में भी इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग कर दी गई है, और मैं बताना चाहूँगा 10, 11, 12 जुलाई को कर्नाटका के बेंगलुरु में ये राष्ट्रीय अधिवेशन युवा कांग्रेस का, भारतीय युवा कांग्रेस का सबसे बड़ा आज तक का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा जाएगा। इसमें विशेष तौर पर युवाओं के मुद्दों को लेकर और भारत की जनता की जो भी समस्याएं हैं, और 9 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए हैं, और 9 साल में जितने भी इन्होंने वादे किए थे आज तक कोई भी पूरा नहीं किया। और आज पूरा का पूरा देश कहीं ना कहीं इस सरकार से परेशान हो चुका है। जिस तरीके से देखा होगा आपने, जब विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, और देखिए इनकी नीतियों से एक आम जन परेशान था। और युवा कांग्रेस ने बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो का जो एक हमारा जो कार्यक्रम था उसको हम लेकर गए, और जन जन तक इनकी जो गलत नीतियां हैं और जो इन्होंने वादे किए थे, झूठे वादे जो पूरे नहीं किए, उनको हमने इन सब में लोगों के समक्ष रखा। और आने वाले समय में मेन जो टारगेट है 2024 में किस प्रकार से आप देखिए 2024 में हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो बेहतर भारत की बुनियाद है, जो एक बेहतर भारत का सपना जो देखा जा रहा है, उसमें हम उम्मीद करेंगे कि भी पूरे देश से, हिमाचल प्रदेश के हर जिले से विधानसभा अध्यक्ष हो गया, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो गए, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। और उसमें जो भी सुझाव हैं, इस अधिवेशन में 3 दिन का अधिवेशन रहेगा, इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी, और आगे हमें संगठन की मजबूती को लेकर और 2024 में कांग्रेस पार्टी कैसे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मनोहर हत्याकांड में कांग्रेस की संवेदनहीनता का इसी बात से पता चलता है
कि हत्याकांड के 13 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो गांधी परिवार ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री विधायक ने मनोहर के परिजनों से मिलना उचित नहीं समझा। कांग्रेस ऐसा अपने 3% वोट बैंक को बचाने के प्रयास के लिए कर रही है, लेकिन प्रदेश की 97% आबादी भी कांग्रेस की इस मंशा और सारे मामले को गंभीरता से देख रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से आप सबकी चर्चा में है चंबा का हत्याकांड। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानवीय मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास रखती है। हैरानी का विषय यह है कि चंबा के एक दलित नौजवान की हत्या होती है और उस हत्या को लेकर चंबा की स्थानीय जनता, जब उनको लगता है कि उस नौजवान का सुराग नहीं लग रहा है, तो उनको आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ता है। पार्टी के विपक्ष के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हैं तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दर्द हो जाता है। जयराम जी को जब महसूस हुआ किस प्रकार की ये हिमाचल प्रदेश की पहली घटना है और उनकी जिम्मेदारी उन्होंने महसूस किया कि विपक्ष के नेता के रूप में और साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव बिंदल जी ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि हम प्रभावित परिवार के घर में जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे और उनसे उस घटना की जानकारी प्राप्त करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा था, जो दोषी थे उनको तो उन पर कार्रवाई होगी ही। प्रदेश की विपक्षी पार्टी इस हत्याकांड पर राजनीति कर रही। चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच एनआईए से कराकर दोषियों को फांसी की सजा की मांग सरकार से की है। इस मौके पर परिषद के लोगों में उग्र नारेबाजी की और प्रदेश सरकार ने इस मामले में एनआईए की जांच कराने की मांग दोहराई। चंबा के सलूनी में एक हिंदू युवक के 8 टुकड़े करके बोरे में डालकर और फेंक दिए गए। उसका अपराध केवल इतना था कि उसकी दोस्ती एक मुस्लिम युवती से थी। केवल इतने अपराध से उसके 8 टुकड़े हो गए। हम ये मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से भी, और हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा है उपायुक्त महोदय के माध्यम से। उसमें भी हमने ये मांग की है कि मनोहर के हत्यारों की जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए, प्रतिदिन उसकी सुनवाई की जाए, जल्दी से जल्दी उस पूरे परिवार को फांसी पर लटकाया जाए और उनकी जांच एनआईए से कराई जाए। अभी जो 2000 के नोट बंद हुए हैं उसने लगभग 1 करोड़ रुपए के नोट जो हैं बैंक से बदलवाए हैं। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के कुकृत्य की, न केवल कुकृत्य की परंतु इस प्रकार की मानसिकता की। आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज से ये मांग कर रहा हूँ, हिंदू समाज का आह्वान कर रहा हूँ कि अब उत्तर देने का समय आ गया है। शिमला टैक्सी यूनियन के पक्ष में पंचायती राज मंत्री के बयान पर सिरमौर के लोग भड़क गए हैं और लोगों ने शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया
और मंत्री अनुरुद्ध सिंह पर गुंडा तत्वों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री से मंत्री अनुरुद्ध सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ये दो व्यवसायियों की आपसी लड़ाई थी, लेकिन जिस तरह से मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने धमकी दी है कि सिरमौर का कोई भी व्यक्ति यहां काम नहीं कर सकता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री द्वारा जो जिला के लोगों के बीच दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है। इनकी आपस की व्यावसायिक लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी ने जिस प्रकार के जिला सिरमौर के लोगों को धमकियां देनी शुरू की है कि जिला सिरमौर के कोई भी लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सभी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। इस प्रकार के स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। एक मंत्री पूरे दंगे भड़काने में लगा है, दो जिले भड़का रहा है, क्या वो? खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।